10 सितंबर 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है सैटरडे। आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में, फिर यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भारत को क्या चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी को लेकर एक समझौता हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ मैप्स भी हम देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि कैसे जन भागीदारी से भारत जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को एक लड़ाई दे रहा है, ट्यूबरक्लोसिस के साथ लड़ रहा है और कैसे इसमें जन भागीदारी जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रॉयल विजडम। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, 96 ईयर्स उनकी एज थी। दुखद बात है कि उनका निधन हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ जो हैं उन्होंने, मैं जब यहाँ पर एलिजाबेथ कहूँ, क्वीन एलिजाबेथ कहूँ तो आप समझ लीजिएगा हम द्वितीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वीन जो हैं उन्होंने बहुत सारे एराज देखे, बहुत सारे ज़माने जो हैं वो उन्होंने देखे। पिछले 70 ईयर्स से वो ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी। 70 ईयर्स मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना जी भी नहीं पाते, इतने समय तक 7 दशकों तक वो ब्रिटेन की महारानी रही। और ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो सबसे जो लंबा अगर किसी का कार्यकाल रहा है एज ए मोनार्क तो वो हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती हैं क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, 15 प्राइम मिनिस्टर्स, राइट। विंस्टन चर्चिल से स्टार्ट होकर अभी जो लेटेस्ट कुछ दिनों पहले ही लिज ट्रूस जो हैं वो ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर, मार्गरेट थैचर जो यूके की पहली प्राइम मिनिस्टर थी, महिला प्राइम मिनिस्टर थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने देखी हैं। देखिए, जब वो रानी बनी उस समय पर इतना इजी नहीं था कि रानी बनना, इन द सेंस कि ऐसा नहीं था कि वो राजघराने से है तो वो रानी बन गई और सारी चीज़ें जो हैं वो इजी थी, इतने पैसे हैं, ये वो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बाहर से लगती है। लेकिन उनके भी इश्यूज होते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब वो रानी बनी तो उस समय पर ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश राज था, जो दुनिया के अलग अलग देशों पर राज कर रहा था, तो वो धीरे धीरे जो है वो फोल्ड हो रहा था। इन द सेंस अलग अलग देश जो हैं वो आज़ाद होने लगे। भारत आज़ाद हो गया था और दूसरे देश भी आज़ाद होने लगे थे। और अब प्रश्न ये खड़ा हुआ था उस समय पर कि क्या हमें ये जो मोनार्की है, ये राजाशाही जो है, क्या इसकी ज़रूरत है? क्योंकि ब्रिटेन में तो हमें पता है कि एक लंबे समय से उनकी एक खुद की पार्लियामेंट थी और डिसीजंस जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते थे। उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो रानी की क्या ज़रूरत है, या फिर ये जो एक राज परिवार है उसकी क्या ज़रूरत है? एक सिंबल के तौर पर भी रखने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे आइडियाज़ जो हैं वो उस समय पर चल रहे थे। वो टॉक ऑफ द टाउन था। और ऐसे डिफ़िकल्ट समय में अगर कोई एक व्यक्ति जो हैं वो एक देश के ऐसे माहौल में, एक ऐसे देश के राजा या फिर रानी बनते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने होते हैं कि उनकी छोटी से छोटी चीज़ जो है उसको एक माइक्रोस्कोप के तहत देखा जाएगा। अगर उन्होंने एक छोटी भी गलती कर दी, एक गलत शब्द बोल लिया, और पूरी ये जो ये मोनार्की सिस्टम है उस पर प्रश्न खड़े उठने स्टार्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही संभाल कर, बहुत ही मैच्योर तरीके से एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं उन्होंने सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से बैलेंस रखा। अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस, अपने फैमिली के भी प्रॉब्लम्स थे, राइट। डायना जो हैं तो फिर उनके और उनके हस्बैंड के बीच में इश्यूज़ रहते थे और फिर अफेयर्स हुए, राइट। जो प्रिंस था उनका किसी और के साथ अफेयर था, जो प्रिंसेस थी उनको किसी और व्यक्ति से प्यार हो गया था, दोनों को बच्चे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, काफ़ी न्यूज़ में रहते थे। लेकिन ये सारी चीज़ों को एलिजाबेथ ने काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल किया, बिकॉज शी वॉज द क्वीन, राइट। नेशनल पॉलिटिकल और दूसरी कंट्रोवर्सीज जो हैं उनसे शाही परिवार को हमेशा दूर रखा, तो दाग नहीं लगने दिया। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ों को हैंडल किया। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन भी छुपा हुआ है, अगर आप रीड बिटवीन द लाइन्स कर सके तो। शी नेवर फॉरगॉट दैट शी वॉज anointed, not
appointed to reign, not to rule. एलिजाबेथ को पता था कि वो जो हैं अपॉइंटेड क्वीन नहीं है. ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको क्वीन के तौर पर यहां पर रखा है. अनॉइंटेड है. अनॉइंटेड का मतलब बेसिकली इंग्लिश में ये होता है कि किसी को एक आशीर्वाद दिए गए, एक जो कहते हैं होली ब्लेसिंग्स हैं किसी पर, कि किसी को भगवान का आशीर्वाद मिल गया. और इस प्रकार से पहले के ज़माने में आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि पहले के जो राजा महाराजा थे तो वो ये प्रोजेक्ट करते थे कि राजा महाराजा जो हैं ये भगवान का एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव है पृथ्वी पर, और लोग जो हैं वो फिर अपने राजा को भगवान का स्वरूप ही मानते थे और उनकी पूजा पाठ ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी. तो वो ये कहते थे कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं हम पर, इसीलिए हम राजा बने, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. लेकिन यहाँ पर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात नहीं कर रही है, या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चीज़ों को नहीं देखा. उन्होंने ये देखा कि उनकी एक लेट्स से खुशनसीबी है कि उनका जन्म जो है वो इस ऐसे परिवार में हुआ, शाही परिवार में हुआ. तो ये जो उनको एक उनका जो एक लक आप कह सकते हैं कि उनका यहाँ पर जन्म हुआ, तो उसका मिसयूज़ किसी प्रकार से ना हो. और उन्होंने ये भी समझा कि उनका काम जो है वो रूल करना नहीं है, राइट. उनका काम जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो ग्रेट ब्रिटेन की जो सिटीजनरी है, जो उनकी जो प्रजा है, तो प्रजा पर हुकूमत करना नहीं है. उनका काम जो है वो ये है कि रेन करना. रेन इज़ मोर लाइक इट्स मोर लाइक कोऑपरेशन, कि ये जो पोजीशन जहाँ पर वो बैठे हैं तो उस पोजीशन से वो निगरानी रखें, राइट. अपने जो भी पावर्स है तो उसका एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें. तो ये चीज़ जो है वो कभी नहीं भूलें. Her public statements were words of wisdom, never political statements. उन्होंने कभी भी ऐसे कोई political statements नहीं दिए. उन्होंने हमेशा वर्ड्स ऑफ विजडम जो कहते हैं ना, बुद्धिमत्ता वाली बातें बताई. फॉर एग्जांपल 2019 क्रिसमस ब्रॉडकास्ट पर जो रानी है उन्होंने ये बताया कि इट्स वर्थ रिमेंबरिंग दैट इट इज़ often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change. इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इस ब्रॉडकास्ट पर नहीं, लेकिन ये छोटे स्टेप्स जो हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है. आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा. नहीं देखा है तो इट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल, आप देखिएगा, राइट. मोटिवेशनल वीडियो हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, कंटिन्यूसली अगर छोटे छोटे स्टेप्स उठाते रहते हैं तो हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती ही है. हमारा प्रोग्रेस भी होता है छोटे छोटे स्टेप्स से. इट्स लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम अभी स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर जाकर 10-10 किलो के 15-15 किलो के डंबल्स लेकर बाइसेप कर्ल्स जो हैं वो लगाने लगते हैं, मीन्स करने लगते हैं एक्सरसाइज. और ये लगता है कि 1-2 दिन में वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है. जो 5 साल से 6 साल से जा रहा है उसने अपने जीवन में यही सीखा कि हर रोज़ जिम जाना है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, धीरे धीरे कैपेसिटी बनानी है, और धीरे धीरे उसका जो फिजिक है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है. सेम थिंग गोज़ विद नॉलेज, सेम थिंग गोज़ विद बिजनेस, सेम थिंग गोज़ विद ए कंट्री एज वेल. और ये बात जो है, ये ब्रॉडकास्ट जो है वो उन्होंने अपने देश को बताया, और कितनी सही बात रानी ने बताई. 1991 का जो क्रिसमस ब्रॉडकास्ट था उसमें उन्होंने ये कहा, लेट अस नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली, नन ऑफ अस हैज़ ए मोनोपोली ऑन विजडम. कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें और ऐसा ना समझे कि विजडम या फिर जो बुद्धिमत्ता हैं ये सारी चीज़ों पर सिर्फ हमारी मोनोपोली हैं. ऐसा हम नहीं सोच सकते, राइट. दुनिया के अलग अलग देश हैं, अलग अलग समाज हैं, राइट. सभी की अपनी अपनी खासियत हैं, हमें सबसे सीखना और समझना चाहिए. तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने हमेशा दिए हैं. अब ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसकी एक पैटर्न जो है वो ब्रिटिश एरा से ही, जो ब्रिटिश राज था तो उससे ही कैरी फॉरवर्ड हुई. हमने इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स किए, लेकिन आज भी कॉलोनियल एक झलक जो है वो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलती है. तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं ख़ास करके वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से ये चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे अगर आप एक ऑफिस होल्ड करें, अगर आप एक ऑफिस पर एक कुर्सी पर बैठे हैं तो उस कुर्सी की जो शोभा है वो बढ़ाने की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है. यानी कि कुर्सी जो है उसकी जो इज्जत है उसको बनाना या फिर बिगाड़ना जो है उस पर बैठने वाला व्यक्ति जो है उसके ऊपर होता है. और हमारे देश के खास करके पॉलिटिशियंस जो हैं
पॉलिटिकल लीडर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो रानी साहिबा हैं वो उन्होंने हमेशा रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब ये है कि कुछ भी बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में स्टेटमेंट्स आए दे दिए, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया है। और यही चीज़ जो है वो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को सीखने की ज़रूरत है, राइट। कई बार साइलेंस और ट्रूइज़म जो हैं, इट्स मीन्स बोम्बास्टिक रिमार्क्स से इट इज़ बेटर कि आप चुप रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सारी चीज़ों का हम आंसर्स दें ही। कई बार मैं भी देखता हूँ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मैं उनको जाकर जवाब दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आई डोंट मीन्स मैं रजिस्टर ही नहीं करता अपने दिमाग में। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो यस डेफिनेटली, लेकिन ऐसे ही क्रिटिसिज्म कर दिया, लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? लिव दैट पर्सन। मैं अभी एक देख रहा था, कौन बता रहा था मुझे, मैं शॉर्ट्स में देख रहा था, राइट, कुछ कोई फिल्म स्टार जो है वो बता रहा था कि वो और एक दूसरा फिल्म स्टार जो है वो जा रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो उनको गालियाँ दे रहे थे, बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रहे थे। तो ये जो फिल्म स्टार हैं, मीन्स अगर चाहता तो उन लोगों को वहीं पर उतर कर मार सकता है, लेकिन उसने कहा छोड़ इन सबको, हम हमारा काम करते हैं, मीन्स ये लोग ऐसे हैं, लिव देम। तो ये मैच्योरिटी जो है ना, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि डरपोक है इसलिए ये कर रहे हैं। डरपोक व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, हिम्मत वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। बट एनीवे वो कभी बाद में हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सीखनी चाहिए। फिर जो कमेंट्स आती हैं ना, और कमेंट्स की वजह से फिर दंगे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा ना हो, ये हम सारे के सारे पॉलिटिशियन को रानी से ये सीखना चाहिए। सेकंड इज़ रिस्पेक्ट फॉर कन्वेंशंस एंड प्रेसिडेंट्स, के जो डिस्कशन हो रही हैं, राइट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसके प्रति संपूर्ण रिस्पेक्ट। ब्रिटेन में ऐसा भी हुआ है कि जो प्रिंस हैरी हैं, अब तो वो ये रॉयल घर को छोड़कर चले गए, आपने देखा होगा, नहीं पता है तो इट्स ओके, बट लेट मी टेल यू, जब वो 17-18 ईयर्स के थे तो एक टाइम पर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था। एक टीनेजर टाइप थे वो, जस्ट अभी 18 के हुए थे, तो थोड़ी शराब वराब पी ली थी और नाइट क्लब में किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया था, तो उनको शायद ड्राइविंग की वजह से, बट कुछ उन्होंने किया था और उनको भी एक रात जो है वो जेल में रहना पड़ा। क्या हमारे देश में ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार का है कि रूल्स जो हैं वो रूल्स हैं, बस दैट्स इट। रूल्स बना लिए, फिर रूल्स को फॉलो करने हैं। तो लेट्स होप कि हम भी, हमारे देश में भी ये चीज़ हो। तो रानी जो है उनका एक कनेक्शन है हिस्ट्री के साथ भी, हमारा कनेक्शन, और आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, हमारे नेता सीख सकते हैं। तो ऑल आई वुड से इज़ के यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन का अंत करते हैं, और लेट्स प्रे कि उनकी आत्मा जो है भगवान उनको शांति अर्पित करें। F-16 पैकेज यूएसए और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है दोस्तों। एक तरफ अगर हम देखें तो क्या होता है कि भारत के साथ यूएसए जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, और अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $450 मिलियन का एक पैकेज जो है, एक प्रोग्राम जो है, उसको अप्रूव दिया है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट फ्लीट हैं, उनके पास कुछ F-16 फाइटर जेट हैं, तो उनको कंटिन्यू करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस, सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए $450 मिलियन जो चाहिए, तो इसका अप्रूवल दिया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा कि काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप की बात करें तो पाकिस्तान यूएसए के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, राइट। 2018 में क्या हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने $2 बिलियन का जो एक सिक्योरिटी एड, जो सिक्योरिटी के तौर पर, जो सिक्योरिटी के लिए जो पैसे देने की बात थी इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को, तो ये सस्पेंड कर दिया था उन्होंने। पर ट्रंप जो है वो मीन्स ही वॉज लाइक, उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। ही वॉज लाइक प्रिसाइज एग्रेसिव कि भाई नहीं, पाकिस्तान जो है से ट्रबल मेकर, नहीं दे रहे हैं उनको पैसे हमें। तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो सस्पेंड कर दी थी। और हकीकत अगर हम देखें तो आप देखिए कि काउंटर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान ने क्या किया है, मीन्स क्या स्टेप्स उठाए हैं पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के जो वहाँ की जो पाकिस्तान फॉरेन सर्विस हैं, उनके ऑफिसर्स को डेफिनेटली मैं आई वुड से कि
उनके जैसे बेस्ट ऑफिसर्स आई डोंट नो किसी और देश में होंगे या नहीं, आई डाउट इट। अब देखिए इतना ट्रबल क्रिएट करते हैं उनके देश के कुछ लीडर्स और कुछ ऐसे ग्रुप्स, राइट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम है, जस्ट इमेजिन कितने स्मार्ट होंगे वो लोग कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो वो कन्विंस कर लेते हैं, राइट, कि भाई हमें पैसे दे दीजिए, और दूसरा देश जो है वो पैसे दे भी देता है। तो ये चीज़ तो हमें उनकी माननी पड़ेगी कि वहाँ पर भी इस यूपीएससी टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, ऐसे ही आप नहीं जा सकते वहाँ पर भी टॉप लेवल तक, राइट। तो वो भी एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। और एनीवे उस एग्जामिनेशन की हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट आई एम टेलिंग कि ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि कुछ इतना ख़ास किया नहीं है काउंटर टेररिज्म को लेकर, लेकिन फिर भी अपने देश को बचाने में बार बार कामयाब रह जाते हैं पाकिस्तान के ऑफिसर्स। अब देखिए हक्कानी नेटवर्क के बारे में देखिए, अफ़गान तालिबान, राइट, ये इस प्रकार के मीन्स ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ, ऐसे टेरर ग्रुप्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली तो भी उनको एड मिल गई। और इस्लामाबाद को ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि F-16 फाइटर्स जो हैं इनका इस्तेमाल उन्होंने टेररिस्ट को रोकने के लिए कैसे किया है। ये उनको इसलिए दिए गए हैं ये फाइटर जेट्स कि वो टेररिस्ट जो हैं उनको रोक सके, उनकी एक्टिविटीज़ को रोक सके, एक्सेट्रा, एरियल अटैक्स, ये सारी चीज़ें करनी है तो हो सके। लेकिन कहाँ पर कौन से ऑपरेशंस उन्होंने किए ये भी जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स जो हैं, जैश ए मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा एक्सेट्रा, ये भारत को और अफ़गानिस्तान को टारगेट करते रहते हैं, राइट। जो पीस एंड स्टेबिलिटी है रीजन में उसको डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा काम जो है वो इस प्रकार के ग्रुप करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके साथ हैं, और फिर आप उन्हीं को ये सारे सपोर्ट और चीज़ें दे रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका का क्या एक डबल स्टैंडर्ड है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये हम सब के लिए सोचने की बात है। देखिए एक समय था जब पाकिस्तान जो हैं वो अमेरिका का मित्र देश था, आज पाकिस्तान जो है वो चाइना का अच्छा मित्र देश है। अब अमेरिका यहाँ पर क्या ये करना चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि चाइना भी सोचेगा ना कि आप अमेरिका से ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में, भारत भी प्रश्न उठाएगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया वर्सेस चाइना, हमें इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ यूज़ करने की बात है, या फिर यूज़ तो नहीं है कहूँगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया इसे गलीबल, भारत तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और भारत मान लेगा, हमारा भी दिमाग है, राइट, हमारा भी एक्सपीरियंस है। तो इंडिया और वर्सेस चाइना जैसी सिचुएशन जब LAC पर होती है तो USA कहता है कि हमें इंडो पैसिफिक में भी उनके खिलाफ जो है वो एक ग्रुप बनकर आगे बढ़ना चाहिए, और भारत क्वाड का भी मेंबर है जिसको लेकर चाइना जो है वो काफ़ी नाराज़ है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की क्या सिचुएशन है पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर उनको ये F-16 जो हैं उनको फिर से रिन्यू करना जो है वो थोड़ा भारत को भी पसंद नहीं आएगा। उसके पीछे रीज़न है 2019 बालाकोट स्ट्राइक जो हुई, तो उसमें ये F-16, नाउ द थिंग इज़ ये F-16 किसके लिए यूज़ करने हैं, टेरर ऑपरेशंस के लिए यूज़ करने हैं, और ये भारत के खिलाफ यूज़ किए गए थे। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। तो अब भारत को वॉशिंगटन को बताना चाहिए, मीन्स कि ये जो डूबियस पॉलिसी है कि आप जो कहते हैं ना रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, इसका मतलब ये होता है कि आप वैसे मित्रता भी दिखा रहे हैं और दुश्मनी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आप अगर पाकिस्तान मीन्स उनसे सवाल पूछिए, रिजल्ट्स मांगिए, अगर आप उनकी मदद करना, ऐसा नहीं, भारत ऐसा नहीं कहना चाहता कि वॉशिंगटन जो है, USA जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के साथ रिलेशन ही खत्म कर दे, ऐसा करेगा भी नहीं। USA ऐसा क्यों करेगा? सेम थिंग गोज विथ इंडिया एज वेल। इंडिया चाइना के साथ अपने पूरे रिलेशनशिप को थोड़ा खत्म कर देगा, लेकिन सवाल जो है वो हम पूछ सकते हैं और पाकिस्तान से जवाब भी मांग सकते हैं कि आप ये F-16 का कर क्या रहे हैं। इतना तो USA जो है वो स्ट्रिक्टली कर ही सकता है, और USA अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो मैं कहूँगा ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कन्विंस करें, उनको परस्यूएड करें कि वो पाकिस्तान को कठोर प्रश्न पूछे और रिजल्ट मांगे उनसे। LAC एंड बियॉन्ड 8 सितंबर को 16th कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में अब यह तय किया गया है कि जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पर इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो डिसएंगेज हो जाएंगे, राइट। अब वो अपने अपने स्थान पे वापस चले जाएंगे।
तो दिस इज़ द फोर्थ नो पेट्रोल बफर जोन। ये आपकी स्क्रीन पर जो इन्फोग्राफिक है, ये दोनों के दोनों इन्फोग्राफिक जो हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। नाउ सी दिस डिफरेंस, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, राइट। लेट मी यूज़ दिस लेजर पॉइंट हियर। तो ये गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अक्साई चीन वाला पोर्शन है, राइट। ये पेंगोंग सो हैं, एंड यू सी हियर के एग्रीमेंट जो है ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15, agreement for disengagement at patrolling point 15 to ensure LSE is strictly observed. Both sides to cease forward deployments in the area in a phased, coordinated and verified manner. All temporary structures and allied infrastructure to be dismantled and mutually verified. All landforms will be restored to their pre-standoff period, China says. पॉजिटिव डेवलपमेंट बट ब्लेम्स इंडिया फॉर द डिस्प्यूट। भारत अब जो पहले सिचुएशन थी उसी जगह पर वापस जो है वो चले जाएंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि SCO की जो समिट होने वाली है, तो इस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो हैं उनके बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होने के पूरे चांस अब नज़र आ रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर बोथ कंट्रीज़। ये फोर्थ ऐसा पॉइंट है डिसएंगेजमेंट का, जैसा मैंने आपको बताया 2020 से जब से ये LSE पर जो इश्यू स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बार बार मीटिंग्स में तो पहला एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट जहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ गुड साइन। और प्रैक्टिकल टर्म में अगर हम देखें, जब एक बफर जोन क्रिएट होता है, बफर जोन ऐसा एक जोन होता है जहाँ पर ना तो इंडिया पेट्रोलिंग के लिए जाएगा ना तो चाइना पेट्रोलिंग के लिए जाएगा। लेट्स से दिस इज़ बफर जोन हियर, तो इंडिया यहाँ तक पेट्रोलिंग करेगा, चाइना जो है वो यहाँ तक पेट्रोलिंग करेगा, एंड दैट्स इट। इसको बफर जोन के तौर पर हम रखेंगे। लेकिन क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि चाइना जो है वो अब सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो भारत के साथ सॉल्व कर देना चाहता है? नहीं, इतनी हड़बड़ी भी हमें नहीं करनी चाहिए। There are no agreement on disengagement in the strategically critical Despang Plateau. जो Despang Plateau है, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर कोई भी डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट जो है वो अभी नहीं हुआ है। दूसरी क्या है चीज़ कि चाइना जो है, ये चाइना की जो स्ट्रेटजी रही है, देखिए चाइना के बारे में मैंने कई बार ये बताया कि वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके घर में आकर स्टार्ट करेगा। ये आपकी ज़मीन है और ये चाइना की ज़मीन है, लेट्स से, राइट। ये आपकी बॉर्डर है, दिस वन। तो चाइना है ना वो यहाँ पर आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। चाइना कभी ऐसा नहीं करेगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे तो वो उनके घर में प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो आपके घर में, आपकी ज़मीन पर प्रॉब्लम, तो ये आपके लिए बड़ा हेडेक है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी चाइना की हमेशा से रही है, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ रही है। अब म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट्स थे नो फ्लाई जोन के, लेकिन वहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने फाइटर जेट्स उड़ाए। तो हमें इतना भी जल्दी जो है चाइना पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो कोर कमांडर की मीटिंग में पार्ट लेने वाले जो लोग हैं वो दे आर मच एक्सपीरियंस। हम तो सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हमने तो सिर्फ पढ़ाई की है, थियरीज पढ़ी हैं, वो तो वहाँ पर प्रैक्टिकली जीते हैं, और उनसे ही सारे इनपुट्स आते हैं, और यही सारे आर्टिकल्स फिर जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो आई एम श्योर हमारा देश जो है वो सारे अलग अलग इवेंचुअलिटीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। और शी जिनपिंग के समय में क्या हुआ कि पहले चाइना जो है वो इस प्रकार के मिसबिहेवियर नहीं करता था, लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, देश को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार के वायोलेशंस जो हैं वो करने लगे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एलाइज, अलग अलग मित्रों के साथ मिलकर हमें चाइना को घेरने की कोशिश करनी चाहिए, और भारत ने ये स्टार्ट भी कर दिया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जापान। जापान और भारत के बीच में जो मीटिंग है 2+2 की मीटिंग, जहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल रिलेशनशिप जो हैं, ओवरऑल राइट, बिजनेस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, फिर ट्रेड का रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा और सारी चीज़ों को नए लेवल पर ले जाने की कोशिश की जाएगी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्वाड, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू इट, राइट। चाइना जो है कॉमन ट्रबल मेकर है फॉर जापान एज वेल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना में अपना सेटअप है वो अब एग्जिट करना चाहते हैं। चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना में वो प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, चाइना की प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसा भी हम उसको ऐसे ही
अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि चाइना का कुछ नहीं, चाइना बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑप्शन नंबर 2 के तौर पर अगर चाइना लेट्स से ताइवान और चाइना के बीच में भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, इश्यू हो जाता है, तो चाइना से बहुत सारा सामान जो है वो आपके पास नहीं आएगा। अगर फ्यूचर में ऐसे पेंडेमिक हुए तो फिर सामान आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। किसी और देश में कुछ हो रहा है और प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर। इट्स लाइक ऑयल। ऑयल के बारे में हम देखते हैं ना कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच में इश्यू हुआ और ऑयल की प्राइस बढ़ गई और भारत पर इसकी इम्पैक्ट आई। तो बहुत सारे देश जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने प्रोडक्शन को, अपनी सप्लाई चेन जो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। मीन्स बहुत सारी चीज़ें इंडिया का पोटेंशियल है, वुड से नॉट बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन तो बहुत सारे दूसरे भी हैं, वियतनाम भी हैं, राइट। बट जापान के साथ मिलकर जो है भारत अपने आप को एक ग्लोबल सप्लाई चेन का, मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं जापान की तारीफ़ कर करके थक जाऊंगा, कंटेंट इतना है जापान का। I'll talk about it later on, मे बी अभी वक्त नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन जापान का जो प्रिसीजन है, वो जो भी चीज़ बनाते हैं इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी प्रिसीजन, इतने अलग अलग, मीन्स उनके, क्या ऐसा कह सकते हैं कि उनके ब्लड में ही है प्रिसीजन की चीज़ें करना। उनके प्रोडक्ट्स आप देखिएगा, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ जो है वो भारत अगर सीख ले जापान से, और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हम सीख ले, तो वी कैन वेरी लॉन्ग वे। हाउ भारत इज फाइटिंग टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, थ्रू जन भागीदारी। मनसुख मांडविया साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कई बार बताई है कि अगर भारत का एक एक व्यक्ति, 130 करोड़ लोग अगर हमारे देश में हैं, और हम सब एक कदम आगे बढ़ाए, तो एक साथ 130 करोड़ स्टेप्स हमने आगे बढ़ाए हैं। ये जन भागीदारी की ताकत है, जिसको हम कहते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, या फिर हमारे देश ने जो टारगेट रखा है टीबी फ्री इंडिया का, वो है 2025। दुनिया का टारगेट पता है क्या है? 2030। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस भी हमारे देश में हैं। तो भारत ने एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात जो है, टारगेट जो रखा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, येट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हर कोई जन भागीदारी के माध्यम से, देखिए आप इतिहास को देख लीजिए, राइट, छोटे छोटे कदम ही, मीन्स जो रानी साहब ने बताया, जो मैंने वीडियो के बारे में बताया, और यहाँ पर भी आप देखेंगे, आप हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हर कोई जो है वो आ गया और सारी चीज़ें, धीरे 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 करके छोटे छोटे स्टेप्स उठाते गए, बड़े स्टेप्स उठाने की कोशिश की, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से ही हमें सक्सेस मिली है। और दुनिया भर के देशों में चाहे कितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप देख लीजिए, यू विल ऑलवेज फाइंड कि छोटे छोटे स्टेप से ही इंसान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो हर एक व्यक्ति जब कंट्रीब्यूट करता है, राइट, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो अनइमेजिनेबल हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन को देखिए आप, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव देखिए, हर घर तिरंगा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब सरकार ने एक निक्षय पोषण अभियान, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी वाले जो लोग होते हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस हैं, तो उनको न्यूट्रिशियस फूड जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो 2018 से इसको लॉन्च किया, इस निक्षय पोषण योजना को, और जून 2020 तक, अभी तक का अगर हम आंकड़ा देखें, तो 62.71 लाख लोग ऐसे हैं टीबी अफेक्टेड लोग, जिनको टोटल 1651 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। इसमें इस स्कीम के तहत ऐसा है कि हर महीने 500 रुपीज़ जो हैं वो डायरेक्टली उसके खाते में दिए जाते हैं, और इससे वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल कर सकें, राइट। अब 500 जो हैं, इट्स नॉट दैट बिग अमाउंट, लेकिन इट इज़ नॉट दैट स्मॉल अमाउंट ईदर। आपको इतने सारे लोगों को हर महीने पैसे देने हैं, तो सरकार की भी एक लिमिटेशन है। आनंदीबेन पटेल का नाम आपने सुना होगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और अभी गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने एक कैंपेन जो है वो टीबी को लेकर, एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश में, और इसी से इंस्पायर होकर सरकार ने एक निक्षय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अब इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर ये निक्षय 2.0 पोर्टल जो है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट ने कल ही इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों इसमें क्या है कि मैं, आप, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, हम निक्षय मित्र बन सकते हैं, और इस पोर्टल के माध्यम से
जो लोग टीबी से प्रभावित हैं, जिनको टीबी है, तो उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आती है जन भागीदारी, राइट। और उनके साथ जुड़ा हुआ जो सोसाइटल स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी हम इराडिकेट कर सकते हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लोगों को ये लगेगा कि मुझे टीबी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो फिर और लोग उनको ऐसा उनसे उनके साथ मिसबिहेव करेंगे, ऐसी चीज़ें उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो फिर उससे वो लोग फिर किसी को बताएंगे नहीं वो हॉस्पिटल जाने से, और फिर उनको टीबी जो है वो दूसरे लोगों में भी स्प्रेड होगा। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट हैं, सोशल सपोर्ट हैं, ये सारा सपोर्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें ऐसा है मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 3 साल के लिए आप सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप गुजरात में हैं, आप उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, राइट। इसमें ये है कि एक आप किट प्रोवाइड कर सकते हैं, किट जिसमें नीड बेस्ड आइटम्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें, दूसरी लैब टेस्ट के साथ जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट, और दूसरी वोकेशनल स्किल्स, ताकि वो अपने लिए कुछ पैसे कमा सकें। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट जो है वो ये सारी चीज़ें, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवा रही हैं, फ्री डायग्नोसिस, दूसरा सपोर्ट भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो हमारी क्या आवश्यकता है? हमारी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि टारगेट जो है वो हमें 2025 तक अचीव करना है। और जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया के सबसे ज़्यादा टीबी से प्रभावित लोग जो हैं वो हमारे देश में रहते हैं। तो वी नीड टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, और टीबी को एलिमिनेट करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और अगर भारत टीबी को एलिमिनेट कर देगा तो दुनिया के लगभग 20-25% जितना टीबी जो है दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दुनिया के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा अगर हम सब भारत के लोग मिलकर ये जो कैंपेन है इसमें अगर हम पार्ट लें, जो भी हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से अगर हम पार्ट लें, तो एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब दोस्तों, ये जो डिस्कशन मैंने आपके साथ की ना, प्लीज़ ये दूसरे लोगों तक भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। ये जो आइडिया हैं उसको आप शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाला जो आपका दोस्त का बर्थडे है, आप उसके साथ डिस्कशन कीजिए, कन्विंस कीजिए, और जो भी केक के पैसे हैं, 300-400 रुपए की केक आती हैं, आप अगर गिफ्ट लेंगे, गिफ्ट देंगे, जो भी हैं, राइट। अगर खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे 4-5 दोस्त, तो भी मेरा मानना है 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये, डिपेंडिंग कौन से शहर में आप रह रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 1000-1500 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। तो क्या ये 1000-1500 रुपये जो हैं वो अगर हम इस पोर्टल के माध्यम से किसी ऐसे टीबी प्रभावित व्यक्ति की मदद करें, तो एक देश में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। और यहाँ पर आपको किसी को बताना भी नहीं है कि मैंने ये किया वो किया, चुपचाप हमारा काम करके आगे बढ़ जाना है, दैट्स इट। लेकिन आप सोचिए इसके बारे में, आप मुझे आइडियाज़ दीजिए। आप यू आर बिट यंगर देन मी, तो आपके अंदर कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। ऐसा और हम क्या कर सकते हैं, राइट। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, फेसबुक पर डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। जो ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप घर घर जाकर हर किसी को बताइए, लेकिन स्मार्टली, अगर कहीं पर शादी में गए, ऐसा कुछ गए, और आपको लगा कि आपके मामा आपको मिल गए, तो आप कह सकते हैं मामा एक फेवर चाहिए आपका। बोले क्या है बेटा, बोल। तो मामा ये हैं कि इस प्रकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे 1000-1500 रुपये आपको खुद ही यहाँ पर करने हैं, देने हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, राइट, 1 साल के लिए सपोर्ट अगर करते हैं तो इतना होता है, हर महीने 200-300 रुपये अगर आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे पैसे वाले रिश्तेदार दोस्त मिल जाएंगे जिनके लिए 1 साल 2 साल 3 साल जो है इट्स नॉट दैट बिग डील। तो ऐसे लोगों को ऐसे कन्विंस किया जा सकता है, और हमसे जो हो सकता है वो भी हम कर सकते हैं। कोई लाइब्रेरी है आपके वहाँ पर, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ पर मीन्स आप देखिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इससे, आपका पर्सनल बेनिफिट देखिए इसमें। एक तो आप पुण्य का काम करेंगे, दूसरी चीज़ आपको लोगों से इस प्रकार की डिफ़िकल्ट चीज़ें डिस्कस करना भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है। तो हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ पर आप जाएंगे हर लोग आपको सलामी देंगे। आप अपने भी सीनियर्स, आपके भी सीनियर्स होंगे, याद रखिएगा। आपके ही शहर में भले ही आप कलेक्टर है, ऐसा नहीं है कि कलेक्टर राजा है, वो सारी बातें हैं। बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट मीन्स ऐसे लोग भी आएंगे आपके पास, राइट, जो कलेक्टर को भी कॉर्नर में डाल दें। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करके पास हुए स्टूडेंट्स ही सबसे स्मार्ट होते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस वाले, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, चुटकियों में कलेक्टर की बोलती बंद कर दे। नॉट आई एम नॉट सेइंग कि उनके पावर से, उनके बात से, उनके प्रभाव से,
राइट, उनकी पर्सनालिटीज़ है, उनके एक्सपीरियंस है। तो ऐसी कोई डिटेल्स जो हैं, छोटी छोटी डिटेल्स, वो कोई आपको सिखाएगा नहीं। जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें भी एक लिमिटेशन होती है। एक साल के अंदर क्या आपके पूरे जीवन की सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम उस अंदर मैट्रिक्स फिल्म की तरह क्या इंस्टॉल किया जा सकता है? नो। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, और इससे आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। और याद रखिएगा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए या यूपीएससी भवन दिल्ली में जाएंगे, तब इस प्रकार की छोटी बड़ी चीज़ें जो है ना, वो आपको एज देगी। ये ऐसे कुछ काम करेंगे आप, एज मिलेगी आपको। वो 2-3 एक्स्ट्रा मार्क जो हैं, इट विल क्रिएट द डिफरेंस। और याद रखिएगा, रामायण की ये बात है, जब श्री राम एक ब्रिज बना रहे थे लंका के लिए, तो एक छोटी सी जो स्क्विरल है, वो भी अपनी कैपेसिटी में जितने वो पत्थर उठा कर ले आ सकती थी वो लेकर आई थी, और श्री राम ने उसको अप्रिशिएट किया था कि छोटी सी छोटी हेल्प जो है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो जन आंदोलन के माध्यम से, राइट, मैं मानता हूँ कि हम 2025 तक टीबी फ्री इंडिया जो है वो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्नों को आराम से पढ़ लीजिएगा। कुछ दिनों पहले ही ये आंकड़ा मैंने आपको दिखाया था, तो आई एम श्योर आपको पता होगा। गेस कीजिए एंड स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल संडे है, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है, तो उसको देखिएगा ज़रूर। एंड आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।